10 के दमदार ट्रेड्स में वीरोर में रहेंगे आपके साथ, और हमारे साथ मानस जायसवाल और राजेश सातपुते पिछले शो से बने हुए हैं। अमित सेठ और सोमिल मेहता भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। फिर बात करेंगे हम मार्केट आउटलुक पर ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा से, और टेक्निकल्स पर, क्योंकि आज अब वैसे सोमवार है लेकिन कल छुट्टी है, तो इसलिए कल वाला सेगमेंट आज होगा। केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से एक बातचीत होगी। लेकिन एक नज़र मार्केट पर, और फिर मार्केट थोड़ी सी रिकवरी दिखाने के मूड में है। 24,940 के करीब निफ्टी, आज का हाई है करीब 24,990 का। आज दो स्पेसेस स्टैंड आउट कर रही हैं, डिफेंस और मेटल्स। अगर आप देखें तो F&O के टॉप गेनर्स में भारत डायनामिक्स, MCX वो भी कमोडिटी से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, BEL, सोलार इंडस्ट्रीज़, हिंदुस्तान जिंक, मुथूट फाइनेंस, नैल्को, हिंडाल्को, मज़गांव डॉक, ये सारे के सारे स्टॉक्स आपको इस समय मजबूती में दिखाई देंगे। वीकनेस में लार्सन एंड ट्यूब्रो, ध्यान रखिएगा L&T का एक बहुत बड़ा कारोबार है गल्फ कंट्रीज़ में। L&T करीब 5% नीचे है। इंटरग्लोब एविएशन अभी भी करीब 4% नीचे। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, एशियन पेंट्स 3% नीचे। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको प्रेशर दिखाई देगा। वीरो ओके, तो ये थी अब तक की बजाय की छोटी सी समरी। अब एक काम करते हैं, मेहमानों से बातचीत करते हैं। राजेश सातपुते, मानस जायसवाल पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके अमित सेठ और सोमिल मेहता जुड़ चुके हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। सोमिल, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा व्यू नेगेटिव रहेगा और मार्केट्स में गिरावट अभी भी मैं समझता हूँ कि जारी रहेगी। दो सेल कॉल है। पहला सेल कॉल होगा ओबेरॉय रियलिटी पे। रियलिटी स्टॉक ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा। ओबेरॉय रियलिटी में एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न नीचे की तरफ टूटा है 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेकर। स्टॉप लॉस रखेंगे 1554 पर और टारगेट नीचे में होगा 1400। दूसरा कॉल है IEX पे ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। आज एक गैप डाउन ओपनिंग है 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। एक छोटा सा पैटर्न है उसका, अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटा है। सो स्टॉप लॉस रखेंगे 12650 पर, थोड़ा सा ही ऊपर ऑन 20 डेली मूविंग एवरेज से, और टारगेट नीचे में होगा 118। ओके, IEX आपका एक ट्रेड यहाँ पे सेल ट्रेड हो गया। अमित जी, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। Good morning, Viren ji. Good morning, Anuj ji, and everybody on the panel, and happy Holi to everyone. Viren ji, एक लॉन्ग रहेगा और एक शॉर्ट रहेगा। पहले शॉर्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ। शॉर्ट साइड में बजाज फाइनेंस का अगर हम देखें चार्ट, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल थोड़ा सा वीक है। जिस हिसाब से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था अपनी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक पॉजिटिव फॉर्मेशन में, वो कंसोलिडेशन इसने ऑन द डाउन साइड तोड़ा है। 10, 20 और 50 डेमा बजाज फाइनेंस का ब्रेक हो गया है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर प्लेस्ड है, आई थिंक इट विल टेस्ट 200 डेमा। फ्यूचर्स में इसका प्राइस है लगभग 980 का, तो फ्यूचर्स में इसको सेल करना है अराउंड 980। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 995 का, और टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे लगभग 940 रुपीज के। और लॉन्ग साइड में विरेंद्र जी, मुझे नैल्को का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। नैल्को ने जिस हिसाब से एक पुल बैक के बाद 50 डेमा पे कंसोलिडेट किया और वहां से एक रिकवरी दिखा रहा है। स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा भी रिगेन किया है। एक अच्छा पुल बैक ट्रेड है फ्रॉम 50 डेमा, तो इसे बाय करें। 358 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 373 के। ओके, चलिए नैल्को। मानस जी, आपकी दो ट्रेड्स इस समय की। तो देखिए, पहला स्टॉक है पावर इंडिया का, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रेंड पहले से पॉजिटिव है। मॉर्निंग में गैप डाउन देखने को मिला, 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी है। आई थिंक पावर इंडिया में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी है। 25,575 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 26,300 के टारगेट सेट करने हैं पावर इंडिया पे। जो दूसरा स्टॉक है वो अशोक लेलैंड है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो रिकवरी में वापस 10 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है। तो अशोक लेलैंड पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 209 रुपए के स्टॉप लॉस से 220 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, राजेश जी के पास चला जाए। राजेश जी, बताइए आपने इस समय क्या ट्रेड पिक किए दो। अनुज जी, देखिए एक थीम तो रहेगी डिफेंस की, तो कुछ ना कुछ तो डिफेंस के साथ पोजीशन रखनी पड़ेगी। तो माझगांव डॉक थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट सेटअप है इसका। तो माझगांव डॉक 2260 के ऊपर बाय रहेगा, 2240 का स्टॉप लॉस। मुझे लगता है ये स्विंग जाएगा करीबन 2300 2320 तक का स्विंग माझगांव डॉक में आना चाहिए। तो जो कूल ऑफ पूरा है उसमें एंट्री मिल रही है, तो सेल बाय करें माझगांव। और अडानी पैक देखिए, अडानी ग्रीन इन पर्टिकुलरली यहाँ पे एक ब्रेकडाउन है।
950 के नीचे यहाँ पे बहुत आप कह सकते हैं क्लीन ब्रेकडाउन है, पुल बैक मिला लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ। तो स्टॉप लॉस होगा 925 का, सेल करेंगे अडानी ग्रीन। मुझे लगता है ये करीबन 870 टू 850 तक का करेक्शन अडानी ग्रीन में आना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार में क्या रणनीति अपनाई जाए। मिहिर जी गुड मॉर्निंग। कहते हैं शायद इस बाजार को कुछ नज़र लगी हुई है, जैसे ही रिकवरी आने की लगती है कुछ ना कुछ मार्केट पर प्रेशर आ जाता है। अब ये आउट ऑफ नोवेयर यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट आ गया। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को, क्योंकि ये मार्केट अब करीब 1.5 साल से काफ़ी तंग कर रहा है। नमस्कार अनुज एंड हैप्पी होली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कहने पे हमने भी अच्छे कपड़े पहने होली वाले, तो लेट्स कीप द मूड थैंक यू। पॉजिटिव। हाँ हैप्पी होली। हाँ लेट्स कीप द मूड पॉजिटिव, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि 1.25 साल 1.5 साल से बाजार साइडवेज है, ब्रॉडर मार्केट में काफी करेक्शन हुई है। ये तो फैक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि ये लेवल टिका हुआ है इंस्पाइट बावजूद ये सारे जो नेगेटिव्स हमने देखे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ट्रम्प के जो टैरिफ बड़े बुरी तरह से लगाए थे इंडिया पे सबसे ज्यादा, तो वो सबके बावजूद हमारा जीडीपी ग्रोथ जो आ रहा है वो 6 to 7% जो आ रहा है। तो एक जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है इकोनॉमी की वो हमने डेमोन्स्ट्रेट करी है। मार्केट ऑफ कोर्स वेरियस रीजंस थे, जैसे हम रिवाइज करें कि एक तो इंडिया का जो परफॉर्मेंस था पहले 5 साल में 2019 से लेके 2024-25 तक बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था, तो हमारी थोड़ी प्रीमियम बढ़ गई थी। उसके सामने जो हमने नेगेटिव्स के ऑपरेशन सिंदूर वगैरह जो आए थे, टैरिफ वगैरह, उस वो एक नेगेटिव आया। और मोर इम्पोर्टेंटली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्ले था वो इंडिया में नहीं था, तो नेचुरली एफआईआईज ने जो पैसा निकाला इंडिया से वो एआई वगैरह में डाला। मेरे ख्याल से एआई का जो ट्रेड है वो काफी हद तक प्ले हुआ है, थोड़ा और स्टीम रहेगा। लेकिन लास्ट ईयर हमने जिस तरह से फ्रेंजी देखी थी, पागलपन देखा था एआई का, वो शायद अभी धीरे करके टेपर डाउन होगा। तो नेचुरली जो इंडिया को इमर्जिंग मार्केट्स के एलोकेशन से जो फ्लो मिलने हैं वो मुझे लगता है कि अब आना शुरू होंगे। पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि जो नेट नेगेटिव था वो कम भी हुआ है। और मुझे लगता है कि जो एंटी डॉलर ट्रेड है, जिसमें ऑल अदर एसेट क्लासेस, इमर्जिंग मार्केट्स, गोल्ड सिल्वर वगैरह जो पैसा जा रहा है, उसकी वजह से इंडिया में वापस पैसा आएगा। डोमेस्टिक फ्लोज तो टेक्निकली देखे तो काफी स्ट्रांग रहे हैं, तो कम से कम एफआईआईज की जो अगर सेलिंग बंद भी हो जाए तो मेरे ख्याल से बाजार को एक अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। फंडामेंटली मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स ऑयल का ऊपर जाना एक थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन आई थिंक वी आर नाउ रेजिलिएंट इनफ। हमारी ऑयल पे जो डिपेंडेंस थी पहले उतनी नहीं रही है, तो एक नॉर्मल सिक्लिकल रिकवरी के लिए हम पोजीशन करना चाहिए हमें। और मैं देखूंगा कि वैल्यूएशन सबसे जो इंपॉर्टेंट थे 1-1.5 साल पहले जो थोड़े ज्यादा लग रहे थे, तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स वैल्यूएशंस अब रीजनेबल हुए हैं। ग्रोथ रेट अभी अच्छी दिख रही है हमें अगले 2 साल के लिए, और इंडिया का जो प्रीमियम था बाकी सब मार्केट से वो भी कम हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये लेवल से मुझे इतनी नेगेटिव जो डोमेस्टिक फैक्टर्स है उसमें कोई नेगेटिविटी दिख नहीं रही है। ओके आप काफ़ी, अगर आप देखें तो यहाँ पे इस वक्त ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं। मेरी तरफ से भी आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आता हूँ इस अवसर को बातचीत के एक उपयोग करना चाहूँगा आपके ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के मिड कैप फंड, जो कि 27 फरवरी को खुला था, एनएफओ 13 मार्च को बंद होगा। इस वक्त मिड कैप्स पे आपका कन्विक्शन कैसा है? इस फंड को लाने का कारण क्या रहा, और क्या लार्ज कैप की तुलना में इस वक्त मिड कैप्स बेहतर वैल्यूएशन से मिल रहे हैं? आपका कहना ये है, आपका व्यू ये है इस एनएफओ के वक्त? बिल्कुल, तो फंड लॉन्च करने का सबसे बड़ा लॉजिक तो ये है कि एक हम यंग फंड हाउस हैं, तो हमें अपनी प्रोडक्ट रेंज कंप्लीट करनी है। हमने स्मॉल कैप फंड सक्सेसफुली लॉन्च किया था, अच्छा कर रहा है, फ्लेक्सी कैप भी अच्छा कर रहा है, मल्टी कैप भी कर दिया, तो ये एक हमारी प्रोडक्ट गैप हम कंप्लीट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है कि मुझे लग रहा है टाइमिंग भी ठीक हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि मिड कैप स्टॉक्स जो होते हैं वो स्मॉल कैप से प्रमोट होके ऊपर आते हैं, विच मीन्स दैट जो स्मॉल कैप्स की जो रिस्क होती है, एक तो नंबर ऑफ स्मॉल कैप बहुत ज्यादा है, 800-900 स्टॉक्स हैं, मिड कैप में सिर्फ 150 हैं। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली ये जो 150 स्टॉक्स स्मॉल कैप से ऊपर आते हैं, तो टिपिकली ये बिजनेस मॉडल स्टेबिलाईज करके रिस्क फैक्टर कम करके बड़े होते हैं। दैट मीन्स कि जो बिजनेस की स्टेबिलिटी है वो काफी रोबस्ट होती है, एंड नाउ दे ओनली नीड टू फोकस ऑन द ग्रोथ पाथ। तो हमारी जो बेसिक फिलॉसफी है कि हमें
वो स्टॉक्स पसंद है जहां पे ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी लंबी दिखे, लंबे समय की दिखे, 10 ईयर्स 15 ईयर्स, वो अच्छी तरह से यहाँ पे क्वालिफाई होती है, क्योंकि मिड कैप्स अभी इतने बड़े नहीं हुए कि उन्हें ग्रोथ की प्रॉब्लम आने लगे, और इतने छोटे भी नहीं है कि उनके रिस्क कम हो, छोटे भी नहीं है इसलिए रिस्क कम होते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो फॉरवर्ड पीई के बेसिस पे 1-1.5 साल पहले मिड कैप्स ऑलमोस्ट 36 पीई पे चले गए थे। अभी 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पे करीबन 26-27 पे है, तो उस तरह से रीजनेबल हो चुके हैं। लार्ज कैप्स वैसे देखें तो 20 के पीई पे हैं, तो थोड़े कम वैल्यूएशन पे हैं। लेकिन अगर हम अगले 2 साल की कंसेंसस ग्रोथ एस्टिमेट देखें, तो जो लार्ज कैप्स का 20 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, उसके सामने 12% की अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मिड कैप्स का जो 26-27% का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, उसके सामने करीबन 20% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ये जो मिड कैप का छोटा प्रीमियम है, वो ज्यादा ग्रोथ की वजह से आ रहा है, और मुझे लगता है जिस तरीके के क्वालिटी स्टॉक्स हैं ये सेक्टर में, एक अच्छा एंट्री लेवल मिल रहा है हमें फॉर द मिड कैप स्पेस। और दूसरी बात यह है कि हम 10-20% ऑफ द पोर्टफोलियो वैसे स्मॉल कैप्स में भी डाल सकते हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 1-2 साल में इतने अच्छी तरह से प्रोग्रेस करें कि वो मिड कैप हो सके, तो उससे हम ज्यादा अल्फा भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पोजिशनिंग वाइज, क्वालिटी वाइज एक अच्छा माहौल है जब ये फंड लॉन्च कर सकते हैं हम। ऑल राइट मेरे जी, एक स्पेस जहां पर अच्छे रिटर्न्स बने हैं और आज भी देखिए इस मार्केट में भी आउट परफॉर्म कर रही है, वो है डिफेंस। डिफेंस में आप अपने पोर्टफोलियो में इस समय ओवरवेट हैं क्या, और क्या और पोजीशन ऐड करेंगे? डिफेंस में टिपिकली स्ट्रक्चरली हम ओवरवेट ही रहे हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि ये हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी दिख रही है, नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक सप्लाई टू द इंडियन आर्म फोर्सेस, लेकिन क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर का एक्टिव पार्टिसिपेशन होने लगा है, हमारी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो अब एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छी तरह से ओपन अप हो रहा है। तो हमारे पोर्टफोलियो में 6-8% वेट है डिफेंस का, अच्छा वेट है, और मुझे लगता है ये हम मेंटेन करेंगे, शायद थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा मिहिर जी, ऑटो पे आपका व्यू क्या है? मीन पोस्ट जीएसटी कट सबसे बड़ा प्राइस स्ट्रेच, डिमांड में पुश जो देखा था हमने ऑटो में देखा था, और सबसे अच्छे प्राइस स्ट्रेच भी हमने ऑटो में देखे हैं। लुक एट अशोक लेलैंड फॉर इंस्टेंस, आई मीन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस दी इसने। ऑटो पे आपका टेक क्या है, और ऑटो में कोई खास ब्रांच शाखा जिस पर आप काफी बुलिश हो? ऑटो में पहले हमारा जो प्रेफरेंस था वो प्रीमियम एंड पे था, जहां पे हाई एंड बाइक एसयूवीज वगैरह पे था। लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने में कि जो ऑटो की डिमांड है वो थोड़ी और ब्रॉड बेस्ड हो रही है। तो अब हमने कमर्शियल व्हीकल्स में भी एक्सपोजर बढ़ाया है। जो टू व्हीलर्स में भी जो प्रीमियम टू व्हीलर्स है, ईवी स्पेस है, वहां तो हम है ही, लेकिन हमने रिसेंटली कमर्शियल व्हीकल में भी एडिशन करना शुरू किया है। तो इन जनरल जो मंथ ऑन मंथ नंबर्स आ रहे हैं, वो लग रहा है कि न सिर्फ जीएसटी कट्स की वजह से, लेकिन एक सिक्लिकल अपटर्न में भी ये मोमेंटम सस्टेन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से 4 व्हीलर्स एज वेल एज 2 व्हीलर्स, खास करके 2 व्हीलर्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स में हमारा एक्सपोजर ज्यादा है। थोड़ा बहुत हमारे यहाँ एसयूवी और ट्रैक्टर्स में भी है। ओके, हेल्थ केयर में कुछ कर रहे हैं क्या आप? हेल्थ केयर में हमारा फोकस ज्यादातर हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक्स की तरफ ज्यादा है, और 2-3 नाम ऐसे हैं जो सीडीएमओ स्पेस में हैं। जो यूएस को जेनरिक एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज हैं, वहां पे हमारा एक्सपोजर कम है, क्योंकि हमें अभी भी वहां थोड़ी प्राइसिंग प्रेशर वगैरह लग रही है। लेकिन सीडीएमओ स्पेस और जो बाकी जो हेल्थ केयर स्पेस बताई, वहां पे अभी भी ग्रोथ अच्छा है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स वगैरह की जो प्राइसिंग पावर है वो भी अच्छी तरह से दिख रही है, तो वहां पे भी हम ओवरवेट हैं। ऑल राइट, चलिए मेरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैप्पी होली और ऑल द बेस्ट आपको आपके इस नए फंड के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे साथ केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं। नॉर्मली ट्यूसडे को हमारी बात होती है, लेकिन क्योंकि होली से पहले का दिन है और कल छुट्टी है, तो इसके लिए आज जुड़ रहे हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली। अच्छा कुर्ता पहना है आपने। मार्केट के लिए बताइए इस समय क्या व्यू है आपका होली वाले दिन? देखिए, निफ्टी 25,300 तो तोड़ चुकी है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे हम यही सोच के चलेंगे कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। दुनिया भर के स्टॉक्स में क्लियर कट शॉर्ट सेल के भी सिग्नल्स हैं, और दुनिया भर के स्टॉक्स में वेटिंग टू मेक अ बिग ग्रैब लॉन्ग बाय भी है। तो हम ज्यादा स्टॉक्स को दोनों तरफ खेलेंगे, और एक बार अगर निफ्टी 25,300 टूट गई तो क्या पता 24,700 दिख जाए, 24,900 से घूम जाए। वॉर तो हो चुका है, पर क्या पता शाम को बात आ जाएगी कि ईरान ने घुटने टेक दिए। तो ये
नॉर्मली अगर एक सस्टेन्ड वॉरफेयर होता है, ये देखो एक तरफा वाली लड़ाई है, ईरान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता ईरान इजराइल और यूएसए को, मतलब हेड ऑफ स्टेट को घर में घुस के मार दिया, तो ये वॉर कभी भी सिमट सकता है। पर अगर ये वॉर सिमट भी गया, तब भी जो हमारी लॉन्ग लिस्ट ऑफ शॉर्ट सेल्स है, हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे, और जैसे ही सिग्नल्स आएंगे हम अपनी लॉन्ग लिस्ट ऑफ लॉन्ग्स को एग्जीक्यूट करेंगे। इंडेक्स का भी रंग ढंग जैसे वॉर का पिक्चर 2-3 दिन में क्लियर होगा, वापस जमने लग जाएगा। ओके, तो लॉन्ग लिस्ट ऑफ शॉर्ट से शुरुआत कर लें, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि दुनिया भर की मार्केट तैयार है एक ब्रेकडाउन के लिए, तो देखिए पीएसयू बैंक्स के अंदर एक भी पीएसयू बैंक ऐसा नहीं है जिसको हम शॉर्ट सेल नहीं करना चाहते हैं, सारे के सारे। मेटल्स के अंदर सेल एकमात्र स्टॉक ऐसा है जिसमें अभी हमें प्रॉफिट टेकिंग 2-3 दिन में कर लेंगे, और वो जो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल के बाकी के स्टॉक्स, आपके वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, लाइन से सारे शॉर्ट है। वेदांता में हो सकता है 1-2 दिन रुक करके एंट्री हो। एनबीएफसी जो बहुत ज्यादा टाइम से इठलाते चले गए, जियो फिनांस को छोड़ के आप चाहे मुथुट ले लो, चाहे आप मन्नापुरम ले लो, कोई सा ही ले लो आप, एक चोलामंडलम को छोड़ दीजिए और जियो को छोड़ दीजिए, उसके बाद ये सारे के सारे लाइन से शॉर्ट है। चाहे वो एबी कैपिटल है, चाहे एलटीएफ है, चाहे इवन मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज को भी आप ये कर सकते हो, या आपला पोलो, जिंदल, ये सारे तो हो गए। अब आपके ये फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, एक ही दिन में भाव बढ़ गया, उसके बाद 8-9 दिन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रिजल्ट आने के पहले 5 दिन में स्टॉक बढ़ गया था। आपका जो पोजिशनिंग वाला सिद्धांत है, एसबीआई टॉप आउट के लिए पोजीशन था। अब आ जाते हैं आपके जो थोड़े से आपको अजीब लगेंगे कॉल, और जो लार्सन एंड टूब्रो में हमारी कई बार बात हो चुकी है ना कि पहला पड़ाव 3600 और वो भी नहीं संभला तो क्या पता 3200, और उसी तरह से क्यूमिंस की चार्ट में अब एक बार 25% की कट का मूव स्टार्ट हो चुका है। अब इंडस टावर फ्यूचर्स में हमारी तेजी खत्म, टेक प्रॉफिट हो गया, शॉर्ट सेल सिग्नल आ गया, शॉर्ट करवा दिया हमने। बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व भी एक बार साल का नया लो तो मारेंगे कम से कम। अब आ जाओ आप, ये नाइका, पॉलिसी बाजार बहुत घटा हुआ था, सोचा लेंगे, वापस तलिया टूट गया, एक बार 10-12% ये भी घटेगा। बजाज ऑटो जिसपे हम बहुत बड़ी तेजी में थे, आपको पिछले से पिछले मंगलवार मैंने कहा कि ऑल बेट्स ऑफ, एक बार हम बजाज से हटेंगे। अब 20% तक तो बजाज ऑटो भी घट जाए तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी लंबी नीचे तक की मूवमेंट आएगी, 25% की जगह। इसका वॉर से कोई कनेक्शन है, ट्रिगर पहले आ चुका है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लोअर टॉप बना दिया है, एस्टैब्लिश्ड डाउन ट्रेंड है। अभी आपके पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, गोदरेज कंज्यूमर, बीपीसीएल, एचपीसीएल, साल भर हम बार बार इसको हर रिबाउंड में बेचेंगे। ये इस तरह के स्टॉक्स के ऊपर में ये 30, 40, 45 स्टॉक्स की लिस्ट है जिसमें बार बार अब सस्टेन्ड मंदी का सौदा बनेगा। और तेजी के सौदों में आईटी के स्टॉक्स पर और 1 दिन 2 दिन की कोई बात हो तो हो, आज जैसे जेनसार में बड़ा भाई आ गया, हमने अपने क्लाइंट्स को डिलीवरी उठाने के लिए बोला अभी आधे घंटे पहले कि 3 गुना भी इसका भाव हो जाए साल पूरा होने के पहले तो बड़ी बात नहीं है। अब पारादीप फॉस्फेट्स 12-13 का पी रेशियो है, सेक्टर का चीपेस्ट स्टॉक है, ठीक है, ग्रोथ कम थी तो प्रमोटर कंटिन्यूअसली माल ले रहा, चार्ट का पैटर्न ऐसा है कि साल पूरा होने के पहले 3 गुना वापस हो जाए। तो बैंक निफ्टी के अंदर अनुज, जो एचडीएफसी बैंक है या ये आईसीआईसीआई बैंक है या ये कोटक बैंक है, ये टाइम टू टाइम बैंक निफ्टी को वापस ऊपर की तरफ उछाल सकते हैं। तो इसलिए एक बार मैं और स्टॉक्स पे जाऊं उसके पहले अगर मैं आपको एक पल के लिए पीसीआर से अनुरोध है, यहां आकर अब मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी को दोनों को जोड़ता हूं। देखिए बैंक निफ्टी में एक बार के लिए जगह जो बनी हुई है, पीसीआर से अनुरोध है मेरे स्क्रीन पे से इस चार्ट को खोलें। ये देखो आप, ये जो ऊपर की काली लकीर है ये तो इसका रेजिस्टेंस जोन है। नीचे एक बार ये 57,000 होके वापस 62,000 हो जाए, फिर 57,000 हो जाए, इस तरह का झूला झूल ले अगले 2-3 महीने, ये छवि है। और निफ्टी के साथ में वैचित्र ये है कि अगर आईटी के स्टॉक्स में हमें आने वाले समय में बहुत बड़ी तेजी की मूव दिखती है, रिलायंस बढ़ जाएगा बहुत बुरी तरह, जियो बढ़ जाएगा बहुत बुरी तरह, आपके और भी स्टॉक्स हैं, दो तरफा जो चाल है, तो जब तक मान लो कि ये प्रायर जो बजट डेज लो नहीं तोड़ता है 24,800 का, या उसको माइनर तरीके से तोड़ भी देता है, तो अभी भी हम निफ्टी पे 28,000 की जगह देखते हैं। अभी भी
बैंक निफ्टी में जो मैंने निचला स्तर बताया उसके बाद वापस 6200 की जगह है। तो अगर ईरान की कारपेट बॉम्बिंग होने से पहले ईरान ने घुटने टेक दिए या ईरान और लड़ भी मरा और इधर पाकिस्तान को अफगानिस्तान सता रहा है, हमारी बॉर्डर तक युद्ध आ गया, इंडिया के मजे करने का टाइम है। तो हमें इस युद्ध को लेकर के कोई एकदम से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट थीसिस को चेंज कर दें, चार्ट सारी बदल गए, ऐसा बिल्कुल भी पिक्चर नहीं है। इंडेक्स का गेम थोड़ा सा रुक के खेलेंगे, एक बार स्टेबल हो जाए इंडेक्स। और अब आपके मान लो ये लॉरस लैब्स है, बायोकॉन है, 25-25, 30-30% के लिए हम इनको शॉर्ट कर देंगे। और लॉन्ग्स की जो लिस्ट है हमारे साथ, लॉन्ग्स की जो लिस्ट है बहुत बड़ी लिस्ट है। देखो डिफेंस के स्टॉक्स में जो आज अचानक से एकदम से सीजल अप आ गया पारस डिफेंस में, 40-50 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगा के काम करो तो हो सकता है तो उसको छोड़ दो। पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ईरान की वजह से इसमें ऑर्डर नहीं आएंगे। जियो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इतना गर्म होता जा रहा है, फ्लरी ऑफ ऑर्डर्स मेरे को लगता सामने आएंगे और न भी आए, चार्ट ऐसी तैयार है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डबल हो जाए यहाँ से 6 महीने साल भर के अंदर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। माझगांव डॉक, गार्डन रिच, ये 3 स्टॉक्स हमारी टॉप बेट्स हैं। और जो एक एमटार टेक्नोलॉजीज अनुज 1200 से हम लेके बैठे थे, एम्बैरेसमेंट सा फील होता था, हर मंगलवार को पूछ लेते थे, 3600 का भाव आ गया चुपचाप शांति से और उसकी चार्ट टॉप आउट हो गई है। तो अब हम वहां से पैसे निकालेंगे और ये हाल में कोचिन शिपयार्ड में, मझगांव डॉक्स में पैसे डालेंगे। अगर भारत फोर्ज की चार्ट टॉप आउट हो गई है तो उसको बढ़ते ही रहना है, जरूरी नहीं है वहां से हमने टेक प्रॉफिट करवा लिया। तो हर एक सेक्टर में अभी भी स्टॉक रोटेशंस सीवियर हैं और सिलेक्टिव होके चलने का बाजार है। 180 में अगर हमने आइनॉक्स विंड शॉर्ट कराया था, 120 में रिव्यू करेंगे, फिर कॉल चेंज हो गई, 90 हो जाएगा, हो लिया। अब यहाँ से जिस दिन भी इसमें रिवर्सल बैठेगा वापस 180 की चाल खेलेंगे। अगर डीमार्ट में बहुत बड़ी बाई आ चुकी है तो अगर इस पैनिक में, इस क्राइसिस में छोटा मोटा पुल बैक दे देता है, एशियन पेंट्स थोड़ा पुल बैक दे देता है, एनबीसीसी थोड़ा पुल बैक दे देता है, इंडियन होटल्स थोड़ा सा और दब जाए, तो सब कुछ नहीं बेचने का, इनको हम लेंगे। पीएसयू बैंक्स, एनबीएफसीज, मेटल्स को हम बेचेंगे और सिलेक्टिव ऑटोस को हम बेचेंगे। ओके सुशील जी, मैं अपना अगला प्रश्न पूछता, 2 बार प्रश्न 3 बार प्रश्न बनाया, वो मेरे ख्याल से धीरे धीरे आपने सारे लपेट लिए। मैं पहले बैंकिंग पे आता, फिर HDFC बैंक, ICICI बैंक का जिक्र कर ही दिया आपने। बचा 1-2 और बास्केट हैं जिस पर बात कर सकता हूँ मैं। आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्ते से वोल्टास, ब्लू स्टार, वर्लपूल, इनमें कुछ हरकत सी है। क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? ये चेज करने लायक है इस वक्त? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। देखिए हमने 6-7 दिन पहले अपनी एक सेक्टोरल इंडिसेस की रिपोर्ट पब्लिश की थी कि कौन से सेक्टर्स की इंडिसेस बहुत स्ट्रांग दिख रही है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जितना जो करेक्शन हो लिया और उसमें वर्लपूल बहुत ज्यादा हेवी वेट है उस इंडेक्स पे, तो सबसे बड़ी चाल ऊपर वर्लपूल की आएगी। वोल्टास और ब्लू स्टार ये थोड़े से रेंज में अटके हुए हैं और इनकी चार्ट्स पे वो कन्विक्शन नहीं बन रहा है। हो सकता है एक बार धोखा दे दे, पर वर्लपूल हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरी स्ट्रांग बाई है लास्ट 15 दिन से, और हमें लगता है यहाँ से भी 50, 60, 70% तक की ऊपर इसमें जगह हो सकती है। ओके, वर्लपूल भी दिखा दीजिए एक बार जरा। तो खैर सुशील जी, पिछली बार आपने कहा था कि सोने चांदी के चार्ट देखकर आपको एक बहुत रिग्रेट होती है, क्योंकि आपने वो मूव आइडेंटिफाई किया था लेकिन उसमें से बहुत जल्दी निकल गए थे। अब क्या वापस री एंट्री का टाइम है? रिग्रेट तो नहीं हुई अनुज, क्योंकि हमने अपने इमोशंस को त्याग दिया और खास करके आज होली का दिन जो है, तो ये इमोशंस के कारण ही तो हिरण्यकशिपु मार खा गया था ना। उसके अहंकार के कारण उसको अपने आप से इतना ज्यादा लगाव हो गया। तो रिग्रेट वगैरह कुछ नहीं है। गोल्ड सिल्वर में हम शॉर्ट करने के इंतजार में हैं इस वॉर के कारण। पीसीआर से अनुरोध, एक बार जरा से चार्ट को दिखाएं। देखिए इतना बड़ा ये जो क्रैश आया ना गोल्ड में, उसके बाद ये एक सामान्य बड़ा रिबाउंड है, और इस वॉर में भी अगर ये यहां तक ही खाली रिबाउंड कर पाया और सिल्वर भी, तो जिस दिन भी इसमें सेल सिग्नल आएगा, 2-3 दिन हम वेट करेंगे और जहां सेल सिग्नल आएगा तो पिक्चर, अगर कोई मेरे को पूछे, आप पकड़ लो गला कि भाई गोल गोल बात नहीं, सीधे सीधे बोल, 1,66,000 से 2 लाख पहले आएगा कि 1,20,000 पहले आएगा। और अगर मेरी मजबूरी है कि कोई ना कोई जवाब तो देना ही पड़ेगा, तो 1,20,000 का मन पहले है, सिग्नल अभी तक आया नहीं है। और उसी तरह सिल्वर, ये जो 93, 94 आ गया, अगले राउंड में अगर कोई सिल्वर का भाव $40 हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो तेजी करने वाले के लिए जितनी ज्यादा बड़ी रिस्क है और जितनी छोटी सी रेसिडुअल रिटर्न है, तो एक बार
जिनको भी विस्मय करना, आश्चर्य करना है, मजाक उड़ाना है, उड़ा लो। पर जहां सिग्नल मिलेगा गोल्ड सिल्वर में हम बेच के ही काम करेंगे। नहीं आएगा सिग्नल, छोड़ देंगे, इनको कोई रिग्रेट नहीं है। नेचुरल गैस में अब एक्सप्लोसिव मूव स्टार्ट हो गई है अनुज, और क्रूड का भी जो स्पाइक है, एक बार नहीं लगता है कि ये इमीडिएट के इमीडिएट भागेगा, ये वॉर सिमट जाएगा। ईरान ने करीब करीब घुटने टेक दिए हैं, वो थोड़े से और रीत रिवाज पूरे करवा के अमेरिका उठक बैठक करवा लेगा 1-2 दिन, पर ये वॉर लंबा चलने वाला नहीं है। तो इस वॉर की थीसिस पे ना तो डिफेंस के स्टॉक्स पे कूदे, न गोल्ड सिल्वर पर कूदे, और ये वॉर जो होना था वो वीकेंड में हो लिया है, 1-2 दिन की बात और है। ईरान तो घुटने टेक देगा अब। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगले हफ्ते फिर आपसे वार्ता होगी। चलिए इस शो को यहीं समेटेंगे। मार्केट टेक्निकली डीलों पर है इस समय। प्रैक्टिकली देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ 645 की कोई सिग्निफिकेंस नहीं, वो प्री ओपन का रेट था, लेकिन अगर ट्रेडेड रेट के हिसाब से देखेंगे तो आप मोर और लेस डीलों पर हैं, और ऑलमोस्ट वही बैंक निफ्टी का भी हाल है। बैंक निफ्टी भी करीब करीब 1% नीचे अब आपको 59,846 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी सवाल होंगे आपके। श्रेया और कंचन के साथ जुड़िए ट्रेडर्स हॉटलाइन में।